आज हम भारत के सबसे सनसनीखेज और रहस्यमयी मामलों में से एक की परतों को खोलने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी थी। तारीख थी 21 मई 1991। राजीव गांधी विशाखापत्तनम में अपनी चुनावी रैलियां खत्म कर रहे थे। शाम के 6 बजे उनके हेलीकॉप्टर में अचानक एक तकनीकी खराबी आ गई। वो निराश होकर गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़े, लेकिन बीच रास्ते में ही खबर मिली कि हेलीकॉप्टर ठीक हो गया है। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि उन्होंने अपने निजी सुरक्षा प्रमुख तक को नहीं बताया और सीधे मद्रास के लिए उड़ गए। रात 10:10 पर वो श्रीपेरम्बदूर की रैली में पहुंचे। हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे और ठीक 9 मिनट बाद 10:19 पर जैसे ही वो मंच की तरफ बढ़े, एक जबरदस्त धमाका हुआ। सोचिए वो मंजर। धमाके के फौरन बाद चारों तरफ बस धुआं ही धुआं, लोगों की चीख पुकार और पूरी तरह से भगदड़ का माहौल। पूरा देश सदमे में था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अब इस केस को एक ब्लाइंड केस क्यों कहा गया, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इससे पहले जो भी बड़ी राजनीतिक हत्याएं हुई थीं, उनके उलट इस बार हमलावर मौके पर पकड़ा नहीं गया था। जांच करने वालों के हाथ में कोई सीधा सुराग, कोई संदिग्ध कुछ भी नहीं था। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल, इस हमले के पीछे आखिर था कौन? ये सवाल पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया था। चलिए थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या हुई, हत्यारा मौके पर ही पकड़ा गया। इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ, हत्यारे तुरंत पकड़ लिए गए। लेकिन इस बार हमलावर कौन था, किसी को नहीं पता था। हालात इतने गंभीर थे कि इससे निपटने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई। जांच जैसे एक दीवार से टकराकर रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन फिर घटनास्थल के मलबे से एक ऐसी चीज हाथ लगी जिसने जांच की पूरी दिशा ही पलट दी। वो चीज थी एक कैमरा। ये कैमरा हरि बाबू नाम के एक फोटोग्राफर का था, जिनकी उस धमाके में मौत हो गई थी। और उस कैमरे से मिली एक तस्वीर ने जांच करने वालों के होश उड़ा दिए। तस्वीर में 2 लोग साफ दिख रहे थे। एक महिला जो माला पकड़े हुए थी और उसके पास नोटबुक हाथ में लिए एक आदमी। यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस ने कमाल कर दिया। टीम को घटनास्थल पर कुछ तार मिले जिनसे हरे और नारंगी रंग के धागे चिपके हुए थे। और ये धागे बिल्कुल उसी महिला की ड्रेस से मैच कर रहे थे जो तस्वीर में थी। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि वही महिला, जिसकी पहचान बाद में धनु के रूप में हुई, सुसाइड बॉम्बर थी। और इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक परतें खुलती चली गईं। कहानी एक मामूली ट्रैफिक स्टॉप से शुरू हुई, जहां से पुलिस शिवरासन तक पहुंची। फिर एक डायरी से नलिनी का नंबर मिला और आखिर में नलिनी के भाई ने पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अब SIT के सामने तस्वीर एकदम साफ थी। ये था वो 9 लोगों का हिट स्क्वाड। शिवरासन, जिसे वन आइड जैक भी कहते थे, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। धनु मेन बॉम्बर थी और शुभा उसकी बैकअप। नलिनी और मुरुगन जैसे लोग इस साजिश में उनकी मदद कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि इस हत्या के पीछे कौन था। लेकिन क्यों? आखिर LTTE राजीव गांधी को अपने रास्ते से हटाना क्यों चाहता था? इस क्यों का जवाब जानने के लिए पहले LTTE को समझना जरूरी है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम या LTTE श्रीलंका का एक बहुत ही पावरफुल और खूंखार संगठन था, जो वहां के तमिल लोगों के लिए एक अलग देश बनाना चाहता था। इस पूरी दुश्मनी की जड़ें जाती हैं साल 1987 में। तब राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF भेजी थी। लेकिन LTTE ने इसे अपने खिलाफ एक जंग का ऐलान समझा और IPKF से सीधी लड़ाई छेड़ दी। जब भारत ने अपनी सेना वापस बुलाई तो LTTE को डर सताने लगा कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो IPKF फिर से वापस आ जाएगी। और बस इसी डर ने इस खौफनाक साजिश को जन्म दिया। अब मकसद एकदम साफ था और SIT का अगला मिशन भी। साजिश के मास्टरमाइंड शिवरासन को हर हाल में पकड़ना। इसके साथ ही शुरू हुई 90 दिनों तक चलने वाली देश की सबसे बड़ी तलाशी अभियानों में से एक। लेकिन शिवरासन को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं था। वो तो भेस बदलने का मास्टर था। पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था।
यहाँ तक कि एक बार तो वो एक तेल के टैंकर में बने खुफिया चेंबर में छिपकर मद्रास से बेंगलोर तक का 350 किलोमीटर का सफर तय कर गया। महीनों की इस लुकाछिपी के बाद आखिरकार वो दिन आया, 18 अगस्त 1991। एसआईटी को पक्की खबर मिली कि शिवरासन बेंगलोर के एक घर में छुपा है। देखते ही देखते उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। लग रहा था कि अब खेल खत्म, लेकिन यहीं पे हमारी ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत बड़ी नाकामी सामने आई। कौन रेड करेगा, किसकी इजाज़त लगेगी, एंटीडोट किट एक्सपायर है या नहीं, इन्हीं सब बहसों में कमांडोज को तुरंत एक्शन लेने से रोक दिया गया। पूरे 36 घंटे बर्बाद हो गए। और जब तक एक्शन लेने का फैसला हुआ तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि आखिर गलती हुई कहाँ? असल में ये एक नहीं, कई गलतियों का नतीजा था। अलग अलग एजेंसियों में तालमेल की भारी कमी थी। बैंगलोर पुलिस कमिश्नर ने इजाजत देने से मना कर दिया। दिल्ली से सीबीआई डायरेक्टर ने कहा कि वो खुद आएंगे। और तो और साइनाइड के एंटीडोट की एक्सपायरी डेट पर बहस होती रही। इन सब ने मिलकर एक जानलेवा देरी पैदा कर दी। 36 घंटों के इंतजार के बाद जब कमांडो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो मंजर कुछ और ही था। शिवरासन और उसके साथी सब जमीन पर पड़े थे। पकड़े जाने से पहले ही सबने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी थी। और इसी के साथ 90 दिनों की वो लंबी खोज खत्म हो गई। शिवरासन तो मर चुका था, लेकिन साजिश में शामिल बाकी लोगों का क्या हुआ? खैर, मामला कोर्ट पहुंचा और 1998 में एक स्पेशल कोर्ट ने 26 लोगों को दोषी पाया और सबको मौत की सजा सुनाई। ये नंबर दिखाता है कि ये साजिश कितनी बड़ी थी। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कई कानूनी अपीलों के बाद 7 मुख्य साजिशकर्ताओं की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। पर यहीं पर ये केस और भी पेचीदा हो जाता है। कुछ एसआईटी अधिकारियों का आज भी ये मानना है कि उन पर जांच को सिर्फ एलटीटीई तक ही सीमित रखने का दबाव था, जबकि शक की सुई कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों और यहाँ तक कि कुछ भारतीय नेताओं की तरफ भी जा रही थी। ये शक आज भी कायम है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शिवरासन की मौत हो गई, जांच आधिकारिक तौर पर बंद हो गई, पर क्या इस हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई भी उसी के साथ हमेशा के लिए दफन हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।